मतलब ये जाता और फट जाता। आज कुवैत से अमेरिकी फाइटर जेट के क्रैश होने की तस्वीरें भी सामने आई। एक दो नहीं बल्कि 3 अमेरिकी फाइटर जेट F-15 कुवैत के एयर बेस में क्रैश हो गए। ये देखिए अमेरिका का प्लेन गिर रहा है, फाइटर जेट F-15 गिर रहा है बॉस। जब अमेरिकी फाइटर जेट नीचे गिर रहे थे तो लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं बॉस। अमेरिकी F-15 को उड़ा दिया ईरान ने। कैसे फाइटर जेट F-15 हवा में आग का गोला बन गया और गोला लगते हुए नीचे आ रहा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत शौक था ना भर दुनिया को बताने का कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कभी बोलते हैं 5 गिरे, कभी 6 गिरे, कभी 7, 8, 9, 10, 11। भाई अब बैठ के अमेरिका के F-15 गिनो कितने गिरे हैं, उसको गिनने की बारी है। मनोहर कहानियां ना सुनाना भारत को लेकर और पाकिस्तान को लेकर। हमें पता है भारत ने क्या किया है पाकिस्तान के साथ। अब अपने गिनो फाइटर जेट कितने गिर गए। फाइटर जेट जब क्रैश हुआ तो पायलट ने इंजेक्ट किया और पैराशूट से नीचे आता दिखा। ये देखिए पायलट भी दिख गया है। बताया जा रहा है कि तीनों क्रैश में पायलट सुरक्षित नीचे उतरा है। जहां पायलट गिरे थे वहां लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने अमेरिकी पायलट को कार में बैठाकर सेना के बेस तक पहुंचाया। शुरू में कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हादसे के पीछे तकनीकी खराबी और ऑपरेशनल गलती है। किसी तरह की कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, यानी अमेरिका के 3 प्लेन अचानक उड़ते उड़ते गिर गए। ये तो और बेइज्जती की बात है कि तुमसे ढंग से उड़ाने भी नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में ईरान की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने अमेरिका के तीनों प्लेन को मार गिराया, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि भर दुनिया में बेइज्जती होगी कि मेरा 3 प्लेन गिरा दिया ईरान ने। तो झूठे कि नहीं ना, हमसे तो टैक्टिकल एरर हो गया, हम तो कुछ गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। ईरान ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हम मारे हैं तीनों को। अमेरिकी फाइटर प्लेन के गिरने की तस्वीरों के कुछ देर बाद कुवैत में अमेरिकन एम्बेसी पर ईरान ने हमला कर दिया। हमले में अमेरिकन एम्बेसी को कितना नुकसान हुआ ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन वहां से धुआं उठता दिख रहा था। तो आप समझिए कि अमेरिका को भी ईरान जो है ना अच्छा खासा ठोक रहा है। अब वो अमेरिका तक तो मिसाइल नहीं मारेगा, वो जानता है, तो इसलिए वो वहां मार रहा है जहां अमेरिका को नुकसान हो, अमेरिका को दर्द महसूस हो। ईरान अब सऊदी और कतर जैसे देशों में एनर्जी प्रोडक्शन को टारगेट कर रहा है। ईरान की मिसाइलों ने कतर में प्रमुख एनर्जी सेंटर पर हमला किया, जिसके बाद आग लग गई। इसके बाद कतर की ही फूड फैक्ट्री पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। यह वो इलाका है जहां डेयरी, पोल्ट्री, सब्जियां और प्रोसेस्ड फूड के लिए कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। यहां से सप्लाई बंद हो गई तो कतर में खाने पीने की समस्या हो सकती है। यह सारा धुआं, यह सारा धमाका, यह लोगों की एक एक तकलीफ। रमजान का महीना चल रहा है और उसमें ये सारे मुस्लिम देशों में लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। ईरान में लोग मारे जा रहे हैं। किसकी वजह से? उस अमेरिका की वजह से, उस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जिसने फैसला कर लिया कि मैं अब घुसूंगा और ईरान को फोड़ूंगा, और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। वहां तो लोग ये भी कह रहे हैं, वहां के सीनेटर कह रहे हैं कि ये सब हो गया, ईरान में हम रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन ईरान को बसाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। क्यों? फोड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बसाने की जिम्मेदारी किसी और की। दुनिया भर के फूफा बन के घूमोगे तुम, अब बसाएगा कोई और। ईरान ने यूएई के अबू धाबी में भी हमला कर दिया है। यहां फ्रांस के नौसेना का बेस है। ईरान के हमले में नेवी बेस पर जबरदस्त नुकसान हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इसकी पुष्टि भी की है। ईरान ने इराक के इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान का यह दूसरा बड़ा हमला है। इरबिल एयरपोर्ट को अमेरिका अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी ईरान स्ट्रैटेजिकली वहां हमला जानबूझकर कर रहा है जहां अमेरिका के एयरबेस है। और वो कह भी रहा है, भाई ये जो मुस्लिम भाईचारा है उसके तहत वो कह रहा है कि मैं तुम लोगों पे अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका तुम्हारे यहां से हमको मार रहा है तो मैं क्या करूं। और ये जो लड़ाई मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई है उसमें क्या फर्क दिख रहा है? अभी तक मुस्लिम एकता की बात होती थी। ईरान शिया बहुल देश है और इधर सुन्नी बहुल देश हैं, इसलिए दोनों में आग लगा के अमेरिका जो है वो अपना खेल कर रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग भारत और भारतीयों के लिए भी चिंता की बात है, इसलिए क्योंकि जो दुनिया भर में बेस बसे हुए एनआरआईज में से करीब 56% मिडिल ईस्ट में रहते हैं, और यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसलिए पीएम मोदी को भारतीयों की सलामती की चिंता है। आप देखिए कि पीएम मोदी ने कल रात 3 बजे, 3:30 बजे तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की और उन्होंने यूएई से बात की। कई लोगों को आग लग गई, यूएई से क्यों बात की है, ईरान से क्यों नहीं बात की, ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं किया। अरे बॉस, युद्ध कौन लड़ रहा है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, युद्ध किसके किसके बीच चल रहा है मुझे यह बताइए। एक तरफ अमेरिका है प्लस इजराइल है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है बॉस? वर्सेस ईरान चल रहा है।
नरेंद्र मोदी किसको फोन करके बोल रहे हैं कि आपके यहां जो हुआ गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े, हम शांति के पक्ष में हैं? नरेंद्र मोदी किसको फोन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी यूएई को फोन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ना अमेरिका का साथ दिया ना इजराइल का साथ दिया। दोनों में से किसी को तो नहीं कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, खामनेई को मार दिया, तुमने बहुत अच्छा किया, ईरान को मार दिया। उन्होंने ईरान का भी साथ नहीं दिया कि आपने बहुत अच्छा किया, अमेरिका को ठोक दिया। क्योंकि भारत का स्टैंड नरेंद्र मोदी के राज में क्लियर है कि हम सिर्फ और सिर्फ शांति की तरफ हैं। इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने किसको फोन करके कहा कि आपके साथ गलत हो रहा है? वो यूएई को बोला, क्योंकि यूएई जो है वो बीच में पिस रहा है, मिडिल ईस्ट बीच में पिस रहा है, वो बीच में है। और जो लोग यहां भारत में कह रहे हैं कि अरे मोदी तो मुसलमानों के विरोधी हैं इसलिए उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया, बॉस ये यूएई क्या क्रिश्चियन देश है? ये मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं वो क्या क्रिश्चियन देश हैं? वहां मुसलमान नहीं है। तो यूएई के साथ अगर खड़े हो रहे हैं, वहां जो मासूम मर रहे हैं उनके लिए भारत कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो मुसलमान का साथ देना नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो हमला किया उसमें अमेरिका से सवाल होना चाहिए कि वहां परमाणु बम नहीं मिले। वहां पर अगर रिजीम चेंज होने की जिम्मेदारी तुम्हारी कैसी है, यह सवाल पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक का पक्ष ले जो भारत करता है। भारत नहीं करता है। और जो लोग कह रहे हैं कि ईरान का साथ नहीं दिया, बॉस जब यह युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ईरान का साथ दिया था, साथ दिया था, यह याद रखिए। लेकिन आज की डेट में नरेंद्र मोदी का सीधा स्टैंड यह है कि जो लोग बीच में फंस रहे हैं उनका मैं साथ दे रहा हूं और मैं शांति की बात कर रहा हूं। उन्होंने नेतन्याहू को फोन करके बोला कि भाई शांति की तरफ बढ़ो, ये क्या चल रहा है? और आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने किन किन राष्ट्र प्रमुखों से पिछले 24 घंटे में बात की है, वो आपको बताऊं। उससे पहले आप जरा देखिए, एक मिनट पहले वो दिखाइए जरा, कहां कहां मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय कहां रहते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूं। मिडिल ईस्ट में जो भारतीय रह रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि अरे कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस को तो बोलने में जाता है कि अरे हम तो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहां मुस्लिम वोट बैंक दिख रहा है। नरेंद्र मोदी को वहां मिडिल ईस्ट में फंसे हुए भारतीय दिख रहे हैं। यहां पर अगर आप देखिएगा कुल भारतीय जो रहते हैं मिडिल ईस्ट में, वो कुल भारतीय रहते हैं 96 लाख बॉस, 96 लाख भारतीयों की जिंदगी की बात है ये। जिस यूएई को नरेंद्र मोदी ने फोन किया और कहा कि अल नयान मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, वहां 39 लाख भारतीय रहते हैं, ऑलमोस्ट 40 लाख भारतीय के करीब रहते हैं। सऊदी अरब में ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि करीब 27 लाख भारतीय रहते हैं। सबको भूल जाएं। इसी तरह आप कुवैत में देखिए, कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। कतर में 8,30,000, कतर में 8,30,000 भारतीय रहते हैं। ओमान में 6.5 लाख भारतीय रहते हैं, 6.5 लाख। क्या करें नरेंद्र मोदी कि सबको कहें कि नहीं, मुझे तो यहां पर यह देखना कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और इन देशों में जो भारतीय हैं उनको क्या मैसेज दे दें कि हमारे यहां हमारे जो लोग आपके यहां हैं उनके साथ कुछ भी हो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो ईरान के साथ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हुए ना ईरान का साथ दिया, ना इजराइल और अमेरिका का दिया। हां, जो लोग बीच में मर रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं और हम शांति की बात करते हैं, यह भारत ने मैसेज दिया है। इसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? आप यह भी देखिए कि अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी ने पिछले 24 घंटे में किन किन देशों के राष्ट्र प्रमुखों से फोन पर बात की। उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान से बात की। मैंने अभी आपको बताया सऊदी अरब में कितने भारतीय रहते हैं। आज ही पीएम मोदी ने बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा से बात की। इसके अलावा कल शाम को पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। इसके बाद कल पीएम मोदी ने कल शाम को इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। यानी भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है। भारत बार बार कह रहा है कि जो लोग बीच में फंसे हैं हम आपके साथ खड़े, लेकिन भारत युद्ध में नहीं कूद रहा कि हम एक साइड ईरान का ले लेते हैं या अमेरिका इजराइल का ले लेते हैं। और उन्होंने नेतन्याहू को फोन करके बोला है कि भाई शांति करो, ये क्या कर रहे हो? अगर जरूरत पड़ी तो यूक्रेन की तरह ईरान समेत सभी खाड़ी देशों से भारत अपने नागरिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला सकता है। दिल्ली में सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इस पर गंभीर चर्चा हुई है और पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। इस बैठक के तुरंत बाद पीएम मोदी ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर के राष्ट्र प्रमुखों से बात की और भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की।
नरेंद्र मोदी लगातार मिडिल ईस्ट के हालात को देख रहे हैं और उस हिसाब से उस रणनीति पर चल रहे हैं जिससे भारत के हित ना प्रभावित हो। लेकिन यहां इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने अलग राग अलापा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने ईरान की बात नहीं की, अमेरिका इजराइल के साथ हो गए। कैसे इजराइल के साथ हो गए बॉस? उन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छा किया आपने खामनेई को मारा। कांग्रेस ने बयान पर बयान जारी कर दिए, ईरान इजराइल के युद्ध को लेकर अपनी अलग ही नीति चला दी। खामनेई की हत्या की निंदा करते हुए कांग्रेस ने बयान जारी कर दिया और खामनेई के नाम पर वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। उधर ओवैसी अलग अटैक कर रहे हैं। सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ये मौका है भारत के प्रधानमंत्री को अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाने का इंटरनेशनल लेवल पर। विश्व गुरु अगर हम बनना चाहते तो ये मौका है, सिर्फ बोलना नहीं, आप अपना रोल अदा करिए और इसको रुकाइए आप। इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया अपने जेनोसाइड को छुपाने के लिए और ईरान पर हमले को छुपाने के लिए। ओवैसी हो, कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन में कोई और, जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ईरान पर कुछ नहीं कहा, ईरान का साथ नहीं दिया, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि भारत ने ये किसी से नहीं कहा कि वो किसी एक के साथ है या दूसरे के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी और भारत उनके साथ खड़े हैं। जो लोग युद्ध में पिस रहे हैं, गल्फ देशों में भारत के बड़ी आबादी रहती है, नरेंद्र मोदी उसको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका ईरान के बीच छिड़ी जंग पर कहा कि युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि भारत युद्ध नहीं, शांति का पक्षधर है। मिडिल ईस्ट में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर पीएम ने कहा कि भारत सभी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। सुनिए पीएम को। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम शांति के साथ हैं, लेकिन अपने लोगों की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी लगे हैं। अब बस ये देखना है कि ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा और कब तक रुकेगा, जिस पर हम आपको लगातार जानकारी देंगे। लेकिन एक और युद्ध चल रहा है बॉस, पाकिस्तान और तालिबान के बीच। अगला चैप्टर उसी का है।